मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, मिनरल्स कहाँ से हम हासिल करते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मिनरल्स आर द क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं एंड व्हिच आर फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली मौजूद होते हैं, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, these are the natural occurring elements. सो मिनरल्स आर वाइटल फॉर प्रॉपर ह्यूमन हेल्थ। इंसान की सेहत के लिए मिनरल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड essential minerals which are needed for our human body includes calcium, iron, zinc, iodine, chromium वगैरह। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और क्रोमियम, ये आगे बात करेंगे। याद रखिएगा कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से मैंने यहाँ पर मेनली जो डिस्कस किया है वो है ब्रिटल बोन्स एंड पुअर ब्लड ऑक्सीजनेशन। ये वो दो मेजर फैक्टर हैं कि अगर यही खराब हो गए तो दे विल रिजल्ट इन मल्टीपल डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। तो इनकी वजह से बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां इंसान को सेहत के हवाले से लाहक हो सकती हैं अगर अपनी जिंदगी में मिनरल्स का एक पर्टिकुलर कंटेंट जो नॉर्मल डाइट हमें चाहिए हम उसे इस्तेमाल ना करें। मिनरल्स की सोर्सेस क्या है, हम कहाँ से मिनरल्स हासिल कर सकते हैं, हम डेयरी से हासिल कर सकते हैं, मीट प्रोडक्ट से हम मिनरल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं हम इसे स्टडी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है दैट इज वाटर। Its amount varies approximately from 70 to 90% of the total body weight. बॉडी वेट को अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन में देखें तो बॉडी वेट का 70 से 90% जो वजन होता है, जो बॉडी का वेट है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर। यानी आपकी बॉडी में 70% जो है वो जो वेट अपियर होता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ वाटर। लाइफ एक्टिविटीज अकर इन अ सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब भी पानी की मौजूदगी की वजह से ही पॉसिबल है। अब ये लाइफ एक्टिविटीज क्या हैं, ये लाइफ एक्टिविटीज सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, सेल के अंदर से जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनका बाहर आना, या बाहर से जो सब्सटेंसेस है उनका सेल के अंदर जाना, ये तमाम मैकेनिज्म्स लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपका रेस्पिरेशन, आपका सर्कुलेशन, आपका डाइजेशन, आपका एक्सक्रीशन, आपका एलिमिनेशन, आपका assimilation, आपका absorption, all of your physiological activities being controlled by this water. केमिकल फॉर्मूला आप फेमिलियर होंगे, वाटर का H2O है, which tell us that two atoms of hydrogen are joined with one oxygen atom to make up each water molecule। यानी कि जब कभी भी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कंबाइन करते हैं, they will result in the formation of water molecule। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, आप वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी ऑब्टेन करें, आप अपने घर में ये वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें, आप सी साइड जाते हैं वहां से मॉलिक्यूल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, लेबोरेटरीज में, किसी इंडस्ट्री में वाटर इस्तेमाल करेंगे तो हर जगह पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको H2O ही मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वाटर का फॉर्मूला आपके घर में H2O है, आप किसी दूसरी जगह का, स्कूल का, कॉलेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर कोई और फॉर्मूला हो जाए। हाँ, अलबत्ता इसमें मिनरल्स की तादाद जो है, मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो अप या डाउन हो सकती है, जिसकी बिना पर ये जो वाटर है इसका टेस्ट जो है इसमें अपियर होगा। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर इटसेल्फ हैज नो टेस्ट, वाटर का कोई जायका नहीं होता। बट अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज आ जाए, इस कोई अगर इसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से वाटर का टेस्ट जो है वो अपियर हो सकता है। वाटर आपको जायका में, टेस्ट के अंदर स्वीट भी लग सकता है, जो ये आपको सोर भी लग सकता है, ये आपको सॉल्टिश भी लग सकता है। ये तमाम चीजें वाटर के अंदर मौजूद मिनरल्स की वजह से हो सकती हैं। रिमेंबर वन थिंग कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट एटम, अगर दो डिफरेंट एटम मिलकर एक बॉन्डिंग बनाते हैं, हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल।
ऐसे हमें नजर आ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल में एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है ऑक्सीजन, सो बोथ ऑफ दीज एटम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, so that is why it is a polar molecule. It means that it has a very slightly negative end, the oxygen atom, यानी कि इसके अंदर दो एंड्स होंगे डेफिनेटली, एक नेगेटिव एंड है which is of oxygen atom and another one is slightly positive end which is of the hydrogen atom. यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसे हम पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इसके दो एंड से, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम और या हाइड्रोजन आयन, और इसी तरह से ऑक्सीजन नेगेटिव आयन या नेगेटिव एंड मौजूद है। The separation of electrical charges is called a dipole. अब ये जो सेपरेशन है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम से अलग कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करूं, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आयंस H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये दो पोल्स बन गए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डाइपोल। डाई मींस दो पोल यहाँ पर बने, which gives the water molecule its very important properties, और इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की वजह से पानी की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं ये देखते हैं। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाटर की हम यहाँ पर डिस्कस करें एज वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी ओवर हियर। तो वाटर बिहेव एज बेस्ट सॉल्वेंट, slow to absorb and release heat, high heat of vaporization, amphoteric molecule and cohesive forces in water molecule। ये तमाम चीजें क्या हैं, हम इंडिविजुअली इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के बारे में याद रखिएगा, वो सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो दोनों तरह से सॉल्वेंट की बात एक ही है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, या किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर ले वो सॉल्वेंट है। कह रहे बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर की पोलर नेचर है, पोलर नेचर क्या है, प्रीवियस स्लाइड में बात की कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन मौजूद हैं। इस पोल की वजह से मैनी पोलर सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूट होंगे, जैसे हम पानी में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, और पार्टिकुलरली आयनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट इन आयंस एंड डिसॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो आसानी पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट इन आयंस बनाएंगे एंड डिसॉल्व इन वाटर, और पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। लाइक पोलर सब्सटेंसेस में कहता हूं कि लेट सपोज वाटर मॉलिक्यूल में मैं पोलर सब्सटेंस यानी सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूट के तौर पर डिसॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पोलर मॉलिक्यूल है कि इसके अंदर Na एक अलग एटम है, Cl क्लोरीन एक अलग एटम है, ये दो डिफरेंट एटम है। तो हम सोडियम क्लोराइड को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेंगे इट विल डिसोसिएट इन आयंस, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन जो है वो अलग हो जाएगा एंड डिसॉल्व इन वाटर। इस तरह से ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट टू मैनी नॉन पोलर सब्सटेंसेस। सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी पानी नहीं रखता, बल्कि ये अपने अंदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं कि इसके अंदर सॉल्यूट चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों तरह के मॉलिक्यूल जो है वो पानी में आसानी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, यानी कि इसकी जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब ये क्या बात है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to raise the temperature of 1 gram of particular substance by 1 degree Celsius। कह रहे हैं वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो, दैट अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंसेस, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। यानी कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है वो 1 ग्राम, आप चाह रहे हो कि इस 1 ग्राम सब्सटेंस की जो टेम्परेचर, इस 1 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, इसकी जो टेम्परेचर वैल्यू है वो 1 डिग्री आप इंक्रीज कर दो। तो अब जितनी एनर्जी आप इस सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए लगाओगे वो एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप।
This thermal stability plays an important role in water-based protoplasm of individual cell. अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? इस प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर के हिस्से की बात हो रही है कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है कि पानी को आपने हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देना पड़ती है, तब जाके आप इसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर सकते हो। अब चूंकि पानी को रेज करने के लिए, इसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा इसके अंदर ये थर्मल स्टेबिलिटी है कि ये क्या कर सके, प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद प्रोटोप्लाज्म में जो पानी मौजूद है, ये उसके टेम्परेचर को फौरी तौर पे बढ़ने नहीं देता। And because of this, the individual cell to allow biochemistry of life carry at fairly constant rate, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, ये बायोकेमिस्ट्री है, वो बासानी हो सके। मैं अगर इसे आसान अल्फाज में समझाऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस पर हमारी बॉडी का जितना भी एंजाइम है वो बआसानी वर्कआउट कर रहा है। वो तमाम के तमाम एंजाइम्स चाहे कोई सा भी हो, वो पर्टिकुलरली अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर की वजह से ऑप्टिमम कंडीशंस उसको मिल रही हैं, तो वो अच्छा काम कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन उसके पास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब टेम्परेचर जो है वो 37 से 38 हो जाए, 39 हो जाए या 40 हो जाए, ऐसी कंडीशन में प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर मौजूद है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है ताकि आपके लाइफ कैरिंग प्रोसेसेस जो है वो मुतासर ना हो। मसलन आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही टेम्परेचर बाहर का 37 से 38 हो जाए, 39 40 हो जाए, तो आपकी बॉडी फौरन जो है अपने अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को रोक देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वाटर उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसे बढ़ने से रोक रहा होता है, लेकिन इट इज अप टू द मार्क। ये भी याद रखिए कि ये एक लिमिट तक होगा। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और इसी वजह से देखा जाता है या देखा गया है कि जो हीट स्ट्रोक्स की जो कंडीशंस होती हैं वो इसी वजह से अपियर होती हैं कि अगर पानी की कमी हो जाए, बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाए इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ अदर एलिमिनेशंस ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, अगर किसी सब्जेक्ट को डायरिया हो जाता है या उसकी बॉडी से पानी जो है एलिमिनेट हो रहा है स्वेटिंग के जरिए, तो अब उसकी बॉडी का पानी जो है वो एलिमिनेट हो गया, सेल के अंदर जितना पानी चाहिए था वो मौजूद नहीं है। ऐसे में जो सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन उस पर पड़ती हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ कि धूप की शिद्दत, इंटेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा होगी, गर्मी की शिद्दत जैसे ज्यादा होगी, या टेम्परेचर 42 43 44 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके सेल में प्रोटोप्लाज्म जो मौजूद था, और वो प्रोटोप्लाज्म जो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था, वहां पे अब ये वाटर अपना थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रख सका। इट में रिजल्ट टू द डेथ ऑफ द पर्सन, इसकी वजह से इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। लेकिन अलबत्ता पानी किसी हद तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच होल्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर। अब चूंकि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिस किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा हो, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू वाटर्स। इसी वजह से जो पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा, अब पानी सॉलिड स्टेट में भी मौजूद हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये गैस फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो लिक्विड स्टेट में अगर होगा, इससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इट ऑल्सो गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो स्टेबिलिटी मिल रही होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच होल्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल को यानी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम को बाइंड करके रखेगा। बाइंड करने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को एक ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये वाटर वेपर जो है वो बना सके। इट ऑल्सो गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल, therefore water needs to a lot of energy to form ice। इसी वजह से पानी को अगर हम सॉलिड स्टेट में करना चाहें यानी कि आइस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, because of this reason the content of cell are unlikely to freeze। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है पानी। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ये एज एन एसिड और एज अ बेस दोनों तौर पे ये बिहेव करे।
तो वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। ये एज अ एसिड भी एक्ट करता है, एज अ बेस भी एक्ट करता है। अब ये कैसे एक्ट करेगा? एज एसिड अगर हम इसकी बात करें कि एसिड के तौर पे ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, सो इट गिव्स अपॉन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के नतीजे में इसमें एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम ऐसे एसिड की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव, ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देगा और H पॉजिटिव आयन बचा के रखेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। और अगर हम बेस की बात करें, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और फॉर्म करेगा OH आयन। This ability of water molecules means that it is a perfect medium for biochemical reactions occurs in the cells. यही ability, यही capability इसकी ये साबित कर रही है कि वाटर जो है एक परफेक्ट मीडियम है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि सेल में हो रहे हैं उनको मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो अपना जो रिएक्शन है वो बआसानी कर सके। ये एज एन एसिड, क्योंकि ये एज अ एसिड भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव करता है। और दो सब्सटेंसेस which can act as an amphoteric molecule are like the buffers। और ये buffers क्या हैं? buffers help to prevent the changes in the pH of a solution। लास्ट स्लाइड में मैंने बात की कि वाटर मॉलिक्यूल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल या बफर्स हेल्प टू प्रिवेंट चेंजेस इन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच को मेंटेन करने की सॉल्यूशन के अंदर पीएच को मेंटेन करने की ये कोशिश करेगा। व्हेन एन एसिड और अल्कली इज एडेड, मतलब आप किसी एसिड को इसके अंदर डाल दो या आप इसमें अल्कली डाल दो, इट विल ट्राई इट्स पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट्स टू प्रिवेंट द चेंजेस इन द पीएच। पीएच में चेंज आने नहीं देगा। So water in the cells minimizes any changes in the pH which prevent any interference in the metabolism of the cell। हमने बात की थी एंजाइम्स में कि अगर एंजाइम्स को वो पर्टिकुलर पीएच ना मिले जो उसे चाहिए तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो सकती है, एंजाइम काम करना छोड़ सकता है, एंजाइम की डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर वाटर का लेवल हम मेंटेन करके रखते हैं, अब उस वाटर लेवल के अंदर चाहे उसमें एसिड डाल दो चाहे वो बेस डाल दो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी के अंदर एसिड या बेस डाल दो। ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो वहां पे काम करना रुक जाए। लेकिन वहां पे काम करना नहीं रुकेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उस एनवायरनमेंट के पीएच को मेंटेन करने की अपनी हद तक कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक का मतलब है कि स्टमक को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और अगर एसिडिक एनवायरनमेंट ना मिले तो जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन लेट सपोज यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो स्लाइटली बेसिक होना शुरू हो जाए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उस बेसिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ बफर टू मेंटेन द पीएच ऑफ दैट पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की वजह से जो पीएच रिएक्शंस हैं वो आसानी कैरी आउट हो सकेंगे। तो ये हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। और आखिरी बात इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमने पढ़नी है, which is cohesive forces in water molecule। अब ये cohesive और adhesive forces किसे कहते हैं? तो forces of attraction between similar molecule is called cohesive forces। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, और वो मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में सिमिलर है, जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो दो वाटर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, these forces of attractions will be called as the cohesive forces। and due to the polar nature, अब इसकी पोलर नेचर है कि इसमें हाइड्रोजन आयन है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन है, ड्यू टू दिस नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ चेन। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो H पॉजिटिव है कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह उस दूसरे मॉलिक्यूल का जो H पॉजिटिव है वो किसी तीसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्साइड को कैच करेगा, उस तीसरे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन किसी चौथे हाइड्रोक्साइड आयन को। इस तरह से एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव किसी दूसरे हाइड्रोक्साइड आयन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे का जो H पॉजिटिव है वो तीसरे के हाइड्रोक्साइड आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, तीसरे का जो H पॉजिटिव। तो इस तरह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ चेन, एक चेन बनाने की कोशिश करेंगे। This chain of water molecules do not break apart which help it to flow freely। कह रहे हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इस तरह की चेन होगी तो लिहाजा वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना
आसान नहीं होगा। दे विल रिमेन टुगेदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब उन्हें ब्रेक करना मुश्किल है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो अडहेयर्स टू द सरफेस, ये सरफेस के साथ जो है अडहेयर कर लेते हैं। इट कैन फिल अ ट्यूबुलर वेसल एंड फ्लो सो दैट डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम। बात ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टीज तो हैं। कोहेसिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। और इन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल है, आप उसे मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये वाटर मॉलिक्यूल जो है सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, एडहेशन फोर्सेस कहलाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जितने भी सब्सटेंसेस हम इस वाटर के अंदर डिसॉल्व करें इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये तमाम मॉलिक्यूल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि एक जगह पे कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, दूसरी जगह पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तीसरी जगह पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो देयरफॉर वाटर इज एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट एंड मैट्रिक्स मीडियम बोथ आउटसाइड इनसाइड द सेल, कि ये सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पे ट्रांसपोर्ट का काम बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। So these are the biological important properties of water. It acts as a best solvent, slow to absorb and release heat, high heat of vaporization, amphithetic molecule और cohesive forces. मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, कलेक्टिवली हम उसे नाम देते हैं कि दिस इज द मेटाबॉलिज्म। तो वाटर इज द मीडियम फॉर वेरियस एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शंस, कि आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह से? इट मूव्स न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है। अब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एंटीबॉडीज की ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, हमने अभी बात की थी कि वाटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन कॉजेस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, अगर कोई शदीद किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब आपकी बॉडी से पानी जो है एलिमिनेट हो जाए, चाहे वो एडायरिया की कंडीशन हो, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का डिस्चार्ज भी हो, तो भी वाटर लॉस हो सकता है, या आपकी जो है स्वेटिंग का मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा हो जाए, तो ऑल ऑफ दीज कंडीशंस में रिजल्ट इन द सीवियर डिहाइड्रेशन। और इसकी वजह से सीवियर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी आपको ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपको एंजाइनल पेक्टोरस भी हो सकता है। इससे रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपको हो सकती हैं। ये तो हमने बात की वाटर की, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल की, और वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ क्या था? इट वाज अ मिनरल। दूसरा जो मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए दैट इज कैल्शियम। So calcium metabolism refers to the movements and regulation of calcium ions. So calcium metabolism refers to the movement and regulation of calcium ion in and out of various body compartments. Good calcium nutrition along with low salt and high potassium intake prevents from hypertension and kidney stones. यानी कि अगर हमने पहली बात तो ये कि कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन कर रहा है। मेटाबॉलिज्म चाहे वो कैटाबॉलिज्म की सूरत में हो या एनाबॉलिज्म की सूरत में हो, और ये रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करके रखता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉर इंस्टेंस कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी जो है वो बोन्स से जो है वो कैल्शियम हासिल करती है और अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलर करती रहती है। लेकिन अगर कैल्शियम की ये डेफिशिएंसी ज्यादा होने लगे, तो आपकी बोन्स जहां से कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब करी थी, अब इस बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो लिहाजा गुड कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद सॉल्ट्स एंड हाई पोटेशियम इनटेक प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन, इससे हम बच सकते हैं। किससे? ब्लड प्रेशर और किडनी स्टोन से।
तो ये कैल्शियम जो मेंटेन करेगा, ये गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन जो है वो आपको चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि आप जो है वो हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन से बचे जाएँ। तो कैल्शियम के साथ-साथ आपको पोटेशियम का इंटेक भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एंड पोटेशियम इटसेल्फ व्हाट? पोटेशियम इज़ अनदर मिनरल। अब वो सोर्सेज़ जहाँ से हम कैल्शियम हासिल कर सकते हैं, वो सोर्सेज़ मिल्क हो सकता है, चीज़ एंड अदर डेयरी फूड्स हो सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, सोयाबीन से हम हासिल कर सकते हैं कैल्शियम को, नट्स, फिश और ब्रेड से जो है वो हम कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा? So body will cause or appear some sort of symptoms and signs. Signs appear करेगी बॉडी के, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, ये साइन सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे। वो साइंस क्या होंगे? फेंटिंग, चक्कर आएंगे आपको, चेस्ट पेन होगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ये इसके इफेक्ट्स के अंदर शामिल होगा। वीजिंग यानी कि आपको सांस लेते वक्त जो है विस्लिंग की साउंड जो है वो, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सांस लेने में जो है वो सीटी जो है वो बज रही है, विजलिंग साउंड कहलाता है। नमनेस यानी कि हाथ पाँव का सुन हो जाना, एंड टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ और इन द फिंगर्स एंड टोज, यानी हाथ पाँव की उंगलियों के अंदर आपको नमनेस होने लगेगी, सुन होने लगेंगे हाथ पाँव। वॉइस चेंजेस, आपकी आवाज चेंज हो सकती है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द लैरिंक्स। डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, आपको खाना खाने में स्वेलिंग करने में मुश्किलात हो सकती है। मसल्स क्रैम्प जो है वो आपके हो सकते हैं अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मिनरल है दैट इज आयरन, विच प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के अंदर आयरन का एक खास रोल पाया जाता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसीज एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल। ये कहाँ पर मौजूद है? इट इज कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये आरबीसीज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद है, और मसल सेल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन की सूरत में मौजूद होता है। सोर्सेस हम कहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं? बीन्स, लेंटिल से हासिल कर सकते हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स से हम आयरन को हासिल कर सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है बॉडी में, तो क्या होगा? आपको एक्सट्रीम फटीग, आपको सख्त थकावट जो है महसूस होगी, आपकी स्किन जो है वो पेल कलर की हो जाएगी, आपके चेस्ट में पेन होगा, फास्ट हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, जिसे हम जो है वो टैकीकार्डिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको हो सकती है, सांस लेने के अंदर आपको तकलीफ होगी, ब्रिटल नेल्स, वीकनेस, हेडेक, डिजीनेस, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग होना किसी पार्टिकुलर जगह पे, और सोलनेस ऑफ टंग, जख्म होने लगेंगे आपकी जबान पे। पुअर एपेटाइट इन इन्फेंट्स, यानी बच्चों के अंदर अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो पुअर एपेटाइट, वो खाने को प्रॉपर्ली हजम डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। मेटाबॉलिकल फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स भी हमें चाहिए। अब ये फाइबर्स कहाँ से हासिल की जा सकते हैं? दे आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और सिमिलर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो चीजें जो कि बाआसानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की जो एब्सॉर्प्शन है वो कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो पानी को एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है। दैट इज व्हाई इट प्लेज अ मेजर रोल टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, टू प्रिवेंट द सब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। किसी भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन का मर्ज लाहिक होने से पहले जो है ये कोशिश करती है कि फाइबर्स आपके पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब ना करने दें। अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, तो इट विल रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीजेस। तमाम बीमारियों की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो कॉन्स्टिपेशन को समझा जाता है। soluble fibers help in the lowering the blood cholesterol and blood sugar level। अगर हम फाइबर्स को, soluble फाइबर्स को अगर हम इस्तेमाल करें, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रह सकते हैं। अब ये फाइबर्स हम मुख्तलिफ सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी दो चार एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि हम इस्पाहोल का इस्तेमाल करें, तो ये फाइबर्स की जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली। मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी कंडीशन में इसके रिजल्ट के अंदर जो बीमारियां हो सकती हैं, वो बीमारियां हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द गोइटर और एनीमिया। तो गोइटर क्या है? गोइटर इज कैरेक्टराइज्ड एज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है, और वो कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड है, इसका जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। दिस कंडीशन इज रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग ऑफ नेक, जिसकी वजह से आपकी जो नेक है ये स्वेल हो जाएगी, इसमें सूजन आने लगेगी। इट इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर आप
खाने में, डाइट में अपने आयोडीन का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको गोइटर हो सकता है। अलबत्ता ये भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ कुछ सॉल्ट जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये जो सॉल्ट है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट्स हैं। हम अपने डेली यूसेज में भी डेली डोमेस्टिक लाइफ में भी ये आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो सकता है, मतलब अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल ना करें सो इट में रिजल्ट्स इन द गोइटर, और अगर हम इसकी ज्यादती कर दें तो भी हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इज द एनीमिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, एंड डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा सकते ऑक्सीजन की। क्यों नहीं करवा सकते? बिकॉज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 एटम ऑफ आयरन। इफ द बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी so adequate number of hemoglobin won't be formed which results in non-functional RBCs, जिसकी वजह से proper RBCs जो है वो नहीं बन सकेगा। So this is all about for today's lecture. Wish you all the best of luck.